स्टार्ट कर लेते हैं। इन लास्ट क्लास, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए ध्यान दीजिएगा, अधिकतम कार्य। जैसे मान लो हम लोगों ने जो पढ़ा कल, क्या पढ़ा, W इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा कल। अब अधिकतम कार्य कब होगा? अधिकतम कार्य अधिकतम कार्य कब होगा, कैसे होगा अधिकतम कार्य? तो इसके लिए अधिकतम कार्य तभी होगा जब कॉस थीटा क्या होगा, मिनिमम होगा। ये वाला जो कॉस थीटा है वो क्या होगा, सॉरी, कॉस थीटा इक्वल टू मिनिमम। और कॉस थीटा मिनिमम कब होगा? जब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो होगा, है ना। सबसे मिनिमम तो जीरो ही हो सकता है ना। ओके, मिनिमम हो जाएगा, मतलब मिनिमम मतलब जीरो हो जाएगा, तब जाकर के मिनिमम हो जाएगा। तो जीरो होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कॉस 90 इक्वल टू होता है जीरो। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो उस केस में डब्ल्यू मैक्स क्या हो जाएगा? डब्ल्यू मैक्स बराबर पीई इंटू 1 माइनस जीरो। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मैक्स बराबर हो जाएगा पीई इंटू 1। दैट मीन डब्ल्यू मैक्स बराबर हो जाएगा पीई, मतलब अधिकतम किया गया कार्य कितना हो जाएगा, पीई। अधिकतम कार्य हो जाएगा पीई। हाँ, ऑनलाइन रहा कीजिए, रिकॉर्डिंग हम डाल दे दिया करते हैं, अभी अपलोड नहीं हुआ है कल वाला। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, न्यूनतम कार्य। न्यूनतम कार्य, न्यूनतम कार्य कब होगा? तो न्यूनतम कार्य के लिए हमारा यहाँ पे कॉस थीटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम था, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो कॉस थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है? कॉस थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 होगा। मतलब कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, है ना। तो 1 हो जाएगा कॉस थीटा के जगह पर। अगर थीटा बराबर हम 0 डिग्री ले लें तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, देखिए डब्ल्यू मिनिमम बराबर न्यूनतम कार्य, डब्ल्यू मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, पीई 1 माइनस 1, है ना, 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 है। ओके, तो डब्ल्यू मिनिमम बराबर क्या हो गया, पीई इंटू 0, और डब्ल्यू मिनिमम बराबर हो गया 0। तो न्यूनतम कार्य कितना हो गया, 0 डिग्री, और अधिकतम कार्य हो गया पीई, मतलब कि 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। अधिकतम कार्य करवाने के लिए कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा, 90। विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, हम लोगों ने देखा था, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा हुआ था विद्युत ध्रुव, तो उसको हम 90 डिग्री में घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे, 90 डिग्री में घुमाएंगे, तब अधिकतम कार्य होगा, है ना। इस विद्युत ध्रुव को प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसको जो है कितना घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री में घुमाना पड़ेगा, तब जाकर के अधिकतम कार्य करना पड़ेगा, होगा।
न्यूनतम कार्य के लिए कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा? 0 डिग्री। मतलब कि 0 डिग्री। जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत ध्रुव भी इतना ही है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री घुमाएंगे तब न्यूनतम कार्य होगा, और अधिकतम कार्य कब होगा? जब 90 डिग्री घुमाएंगे तब। तो ये हो गया। चलिए अब कुछ है नेक्स्ट टॉपिक, ये समझ गए सभी लोग? नेक्स्ट, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एकल आवेश है, जैसे प्लस क्यू आवेश है, तो उसका कोई विद्युत क्षेत्र होता है। उसका क्या होता है? कोई विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र, ये एकल आवेश है, धनावेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होते हैं, त्रिज्यत। कैसे होते हैं? बाहर की ओर होते हैं। ये दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता है, ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं होते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वह काल्पनिक रेखाएं, खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, या फिर किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। क्या लिखिएगा? वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। इसको लिख लीजिए बच्चों, लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिख भी देता हूं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में खींची गई खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। समझ गए? मतलब कि मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई धनावेश है या ऋणावेश रखा हुआ है ना, ऋणावेश रखा हुआ है। इसके कारण इसके आसपास में चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, खींची गई त्रिज्यत खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शित करता है, उन काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ओके, नोट कर लें। नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। के गुण
वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ओके, समझते जाएंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर क्या है? जैसे मान लीजिए कोई धनावेश है, धनावेश, तो धनावेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, धनावेश से निकलती हुई, धनावेश से निकलकर अनंत तक, धनावेश से निकलकर अनंत तक जाती है। क्या लिखोगे? कि धनावेश से बल रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती है। ये हो गया पहला नंबर गुण। ये इसका ये है कि धनावेश से बल रेखाएं निकलती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये हो गया पहला गुण। आप लोग लिख लें कि किसी धनावेश के कारण, धनावेशित गोले से, किसी धनावेशित गोले से, हाँ, किसी धनावेशित गोले से बल रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती है। इसको लिख लीजिए। ये पहला नंबर हो गया। मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आप लोग लिख सकते हैं। पहला नंबर गुण कि धनावेश से निकलकर वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती है। दूसरा नंबर, मान लीजिए कोई ऋणावेश है, ऋणावेश, तो ऋणावेश के कारण ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ना, अनंत से चलकर, अनंत से चलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है, ऋणावेश की ओर आती है, अनंत से आकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये आप लिख सकते हैं। कोई अगर ऋणावेश है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये दूसरा नंबर हो गया। लिख लीजिए कि ऋणावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं वो अनंत से चलकर आती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। समझ रहे हो ना? चलिए, थर्ड नंबर, जैसे मान लो दो समान आवेश हैं, है ना, एक धनावेश और यहां पर भी एक धनावेश है। दो समान आवेश हैं, दो समान आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगे वो कैसे होगा? इधर तो जा नहीं सकता है क्योंकि ये इसको धकेलेगा, इधर इससे निकलने वाली बल रेखाओं को, और इसके कारण भी इधर नहीं आ सकता है ना, और ऐसे भी नहीं जा सकता है क्योंकि अगर ऐसे भी जाएगा तो क्या करेगा? ये उसको धकेल देगा। तो कैसे जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से त्रिज्यत लचकती हुई रेखाएं निकलती है और दूर जाती है, इस प्रकार से। समझ रहे हैं? इस प्रकार से दूर जाती हैं त्रिज्यत रेखाएं, इस प्रकार से। इस प्रकार से इधर तो नहीं आएगा, यहां से निकल करके तुरंत ये मुड़ जाता है और इस प्रकार से रेखाएं दूर भागती जाती है। समझे? और उसी प्रकार से यहां से भी ये निकलकर उधर भाग जाएगी, यहां से निकलकर ये रेखाएं उधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी। समझे? जब दो एक समान आवेश होते हैं, चाहे वो धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो, तो क्या होते हैं? ये धनावेश की बात कर रहा हूं, उससे बल रेखाएं निकलकर दूर, लचकती हुई दूर भाग जाती है, लचकती हुई डोरी की तरह दूर भाग जाती है। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लें। क्या लिखेंगे? जब दो धनावेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होती हैं तो इन दोनों से निकलने वाली बल रेखाएं एक दूसरे से दूर लचकती हुई डोरी के
तरह एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। चलिए चौथा नंबर लिख रहे हैं साथ में, आप लोग लिखते जाइएगा। ओके, चौथा नंबर क्या है? जैसे मान लो एक धनावेश है और एक ऋणावेश है ना, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है, कुछ इस प्रकार से। धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। धनावेश से निकलकर ये वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश में प्रवेश करती है। थोड़ा सा कर्व आप लोग बढ़िया से ड्रॉ कर लेना, नहीं तो मैं इरेज कर लेता हूं इसको, अच्छा नहीं लग रहा है ये। ओके, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये वैद्युत बल रेखाएं, याद रखिएगा। कैसे लिखिएगा इसे कि जब विपरीत आवेश एक दूसरे से दूर रखे होते हैं तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। उल्टा नहीं लिख दीजिएगा, ऋणावेश से निकलकर धनावेश में प्रवेश नहीं करती है। कहां से निकलती है? धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये चौथा गुण हो गया, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। पांचवा नंबर गुण कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। इसको समझिएगा, बंद वक्र नहीं बनाती है। एक सेकंड, पूनम जुड़ना चाह रही है लेकिन साइन अप करी है, वो रिक्वेस्ट भेजेगी तब ना। उसको रिक्वेस्ट भेजने नहीं आ रहा है, देखो कोशिश करते करते रिक्वेस्ट भेजी देगी। तो वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, समझे? कैसे समझिएगा इसको? चलिए इसको समझने के लिए हम लोग इधर, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़े थे कि एक चुंबक है जिसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो क्या पढ़े थे कि चुंबकीय रेखाएं बाहर में, चुंबक के बाहर में नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करती है, और अंदर में क्या पढ़े थे कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। तो ये देख रहे हो बंद वक्र है, बंद वक्र जैसा ये चुंबकीय रेखाएं हैं, है ना। नॉर्थ पोल से निकलती है, बाहर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, लेकिन अंदर में ये कहां से जाती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है। और इस प्रकार से ये बंद वक्र, बोलिए। ओके, ओके, उसको इसको पहले समझ लो। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है, एक लूप बनाती है। लेकिन लेकिन वैद्युत बल रेखाएं जो होता है वो क्या होता है कि धनावेश से निकलकर वो ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है ना। ये बंद वक्र नहीं बनाती है, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। यहां पर लिख लीजिए, धनावेश से निकल कर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समझ रहे हैं? ये यहां से निकली और यहां पर समाप्त हो गई। ये बंद वक्र नहीं होता है जैसा कि चुंबक में होता है कि देख रहे हो यहां से निकल रहा है, ये यहां से निकलकर और साउथ पोल, फिर अंदर में चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर ये जाता है, तो बंद वक्र बनाता है चुंबक में। दोनों में यही सबसे मुख्य डिफरेंस है कि वैद्युत बल रेखाएं एक वो बंद वक्र नहीं बनाती है और चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाते हैं? बंद
वक्र बनाते हैं। ओके, नोट कर लें। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कैमा था ये था पांचवा। छठा नंबर पॉइंट, चलिए छठा नंबर, 6 नंबर। जैसे मान लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ की है। समान समान दूरी पर वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर है वैद्युत बल रेखाएं। जब समान दूरी पर वैद्युत बल रेखाएं होते हैं तो वह एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं जब समान दूरी पर होते हैं, लिख लीजिए आप लोग, वैद्युत बल रेखाएं जब समान दूरी पर होते हैं तो वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। लिख लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और जब मान लीजिए, जब वैद्युत बल रेखाएं अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, जैसे यहां पर देखो इतनी दूरी पर है, यहाँ इतने दूर दूर पर है, लेकिन यहाँ इतने दूरी पर है, इतने दूरी पर है वैद्युत बल रेखाएं, तो यहां पर क्या होगा भाई? यहाँ यहाँ का वैद्युत क्षेत्र अलग होगा और यहाँ का भी वैद्युत क्षेत्र अलग होगा। समझ रहे हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लें। साइन अप ही कर रही है, उसको नहीं आ रहा है करने। पूनम कुमारी साइन अप ही कर रही है। अच्छा, कोशिश करने दो उसे। हाँ, जब वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होते हैं, यहां पर आपने देखा तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन जब अलग अलग दूरी पर होते हैं तो उससे यह प्रदर्शित होता है कि विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट, इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लें, खाली डायग्राम नहीं बनाए, लिख लीजिएगा तो आगे याद रहेगा आपको। चलिए, छठा पॉइंट हो गया। सातवां नंबर पॉइंट, सातवां नंबर पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से है, अत्यंत घना है ना? यहाँ पर अत्यंत घना विद्युत क्षेत्र, बहुत नजदीक नजदीक में वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो यह जानते हैं क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ का प्रबल है। क्या है? प्रबल, प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र। यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से बहुत नजदीक नजदीक है, वैद्युत बल रेखाएं घने हैं, तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र है। और जब वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, उतने घने नहीं है, उतने घने नहीं है, तो वह क्या प्रदर्शित करता है? कि वैद्युत क्षेत्र यहां पर दुर्बल है। क्या है? दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। ओके, जब बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जब उतने घने नहीं होते हैं, तो क्या होता है? दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। आठवां नंबर गुण, आठवां नंबर गुण है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा की अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होते हैं? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की संख्या
अनुक्रमानुपाती होती है। किसकी अनुक्रमानुपाती होती है भाई? आवेश की मात्रा की। आवेश की मात्रा, समझ रहे हैं? आवेश की मात्रा, जितना ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं होगा उतना ही ज्यादा आवेश की मात्रा होगा। जैसे समझ लें, मान लीजिए कि कोई आवेश Q है ना, और इसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितना है? 4 है। 1 2 3 4, है ना। अब मान लो कि यही आवेश को जब डबल कर दिया जाएगा, यहाँ पे आवेश कितना है? Q, और यहाँ पर डबल कर दिया गया 2Q हो गया आवेश, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितना है? 4। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होता है वो आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ओके, क्या समझे कि जितनी आवेश की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगा। ये हो गया 8वां नंबर। 9वां नंबर गुण 9 नंबर। जैसे मान लो कोई चालक धातु है। क्या है? चालक। और चालक यहाँ पर आवेश है, आवेश यहाँ पर है। इसमें क्या है? आवेश। आवेश है तो इसमें जो आवेश कहाँ होते हैं? वो बाहरी, ये धनावेश है मान लो, है ना। तो धनावेशित चालक है। क्या है ये? धनावेशित चालक। तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश नहीं करते हैं बच्चों। वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, या वैद्युत क्षेत्र अंदर नहीं होता है। अंदर में वैद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वो क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई चालक धातु है तो उसके अंदर में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0, है ना। वैद्युत बल रेखाएं किधर होते हैं? बाहर की ओर होते हैं। क्यों बाहर होते हैं? क्योंकि हाँ, अंदर क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक सेकेंड, ये चालक है, चालक का गुण है ना। चालक का गुण है कि इसके अंदर में जो होते हैं आवेश अंदर में नहीं होता है। अंदर आवेश कहाँ होता है? बाहर में होता है। जी, चालक का गुण है। ओके, तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं भी किधर होते हैं? बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। ओके, चलिए 9वां नंबर। 10वां नंबर हो गया। 10वां नंबर, जैसे मान लो कि यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है। ये वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं। धनावेश से निकल करके ऋणावेश में जा रहा है, इस प्रकार से है। धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जा रहा है। तो 10वां नंबर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं गुण कि इस वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींचे गए क्या स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, मान लो इसको स्पर्श करता हुआ एक रेखा खींचा मैंने, तो ये स्पर्श रेखा क्या दर्शाता है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श नहीं हुआ है, आप लोग समझिए। तो इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट क्या प्रदर्शित करता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचा, तो स्पर्श रेखा क्या दर्शाता है? स्पर्श रेखा बढ़िया से नहीं खींचा है ये। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श, ओहो, हाँ, स्पर्श रेखा खींचा, तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। आप लोग लिख लें कि
वैद्युत बल रेखाओं, काल्पनिक जो होते हैं वैद्युत बल रेखाएं कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। उस क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके, ये हो गया। चलिए, मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं की गुण बताया। पहले वैद्युत बल रेखाएं, उसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये 10 गुण है ना, इसको नोट कर लें, पॉइंट वाइज डायग्राम बना लें। और इसके पहले बताया था अधिकतम कार्य, जो कि मैं कल बताया था कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसको घुमाने में किया गया कार्य, और उस कार्य में अधिकतम कार्य कितना होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अधिकतम कार्य, और ये हो गया न्यूनतम कार्य। अधिकतम कितना हो गया पीई, और न्यूनतम कितना हो गया 0। अच्छा, इसमें एक चीज और मैंने नहीं बताया, देख लो एक चीज और, एक व्यापक सूत्र भी नोट कर लीजिए आप लोग इसमें, कि मान लो कि मैं विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक घुमा रहा हूं। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य है ना, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो उसके लिए होता है W बराबर पीई, क्या हो गया cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2 है ना। अधिकतम ये होता है, न्यूनतम ये होता है। और आप θ1 से मान लो 30 डिग्री से 60 डिग्री घुमा रहे हो, तो जितना घुमाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2 है ना। जितना घुमाया उतना यहाँ पे थीटा ले लेंगे, और W बराबर निकल जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा पीई कॉस थीटा, मतलब कि जो ग्रेटर होगा उसमें से माइनस कर देंगे स्मॉलर को, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कॉस थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं W इक्वल टू पी कॉस थीटा, जितना आपने घुमाया, जितना डिग्री आपने घुमाया है ना। तो इसीलिए फॉर्मूला है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, है ना। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, कोई आवेशित कण को जब वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसकी गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरल लोलक की गति, सरल लोलक, सरल लोलक की गति। ओके, सबसे पहले जान लीजिए सरल लोलक क्या होता है। कुछ लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। ये कोई दृढ़ दृढ़ एक तरह से कहिए फ्रेम है, उसमें भारहीन रस्सी, एक भारहीन रस्सी लटका दिया जाता है, और इसके
दूसरे सिरे पर ये रस्सी जो पहला सिरा इससे जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा सिरा पर एक पिंड को लटका दिया जाता है। यम द्रव्यमान का एक पिंड को लटका दिया जाता है। तो इस प्रकार की समायोजन को क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक कहते हैं। इसको गोलक कहा जाता है ना, जिसको इंग्लिश में बॉब कहते हैं। एक एक लोलक मतलब गोलक लटका दिया जाता है, तो इस प्रकार की समायोजन को सरल लोलक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सिंपल पेंडुलम कहते हैं। जिसकी ये क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? लंबाई। ये धागा की जो लंबाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंबाई, यल। और ये यम हो गया। और ये इस पर गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण किधर लगता है? नीचे की ओर। जैसे मान लो कि इसको इसको मैंने यहाँ पे ला करके छोड़ दिया, है ना, इसको मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, इसको यहाँ पर लाके छोड़ दिया, तो ये क्या होगा? ये जो देख रहे हो यहाँ साम्यावस्था, साम्यावस्था के इर्द गिर्द इधर उधर ये दोलन करने लगेगा। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? सरल लोलक। और हम लोगों ने, आप लोग तो चूंकि बहुत लेट से स्टार्ट किए थे 11 क्लास में, 11 क्लास में हम लोग को पढ़ना था आवर्त काल। क्या पढ़ना था? आवर्त काल। नहीं तो 9 क्लास में भी पढ़ना था आवर्त काल। टी बराबर क्या होता है? सरल लोलक की आवर्त काल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, है ना। 2 पाई इंटू अंडर रूट यल बाई जी, जहां यल क्या है? लोलक की लंबाई, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो ये होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो यही समझिए यहाँ पे, यहाँ पर समझिए। इसको दूसरे पेज में ले लेता हूं नेक्स्ट। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट। ओके, जैसे मान लो कि इस सरल लोलक को, ये फलक्रम हो गया, ये दृढ़ फ्रेम हो गया। इस दृढ़ फ्रेम से पहला स्थिति मान लो, स्थिति नंबर 1, इस दृढ़ फ्रेम से मैंने एक धागा से एक लोलक लटका दिया जो कि धनावेशित है। मान लीजिए ये धनावेशित कण है। क्या है ये? धनावेशित कण है। और इसको, इस पूरे लोलक को एक ऐसा विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है जिसके विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? नीचे की ओर है। और गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे ही लग रहा है। इस पर गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे ही लग रहा है। ओके। और वैद्युत क्षेत्र भी नीचे ही है। तो इस पर बल कितना लगेगा? इस पर बल कितना लगेगा? F इक्वल टू क्यू ई। हम लोग पढ़े हैं ना, बल बराबर क्या होता है? F इक्वल टू क्यू ई। जैसे धनावेशित कण है और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, तो बल भी इसी दिशा में लगेगा, क्योंकि धनावेश के कारण हम लोग क्या पढ़े कि जब वैद्युत क्षेत्र इधर होता है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है ना, तो धनावेश के कारण धनावेश पर बल उसी दिशा में लगता है ना। और ऋणावेश पर बल किस दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। एक सेकेंड बच्चों, तुरंत आ रहा हूं।
हाँ, आई एम बैक। ओके, तो बल उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। तो बल इसमें किस दिशा में लग रहा है? इसी दिशा में लग रहा है, तो QE भी इधर लग रहा है। और तो भाई हम लोग क्या जानते हैं कि F बराबर होता है ma, नहीं होता है? न्यूटन का द्वितीय गति नियम हम लोगों ने पढ़ा था। तो A बराबर क्या होगा? F बटा m होगा ना। F के जगह पे रख देता हूं ये वाला QE। तो ये मतलब क्या है? ये क्या है? त्वरण। तो F के जगह रख दिया QE, तो QE बटा क्या हो गया? m। अब जरा देखो कि ये त्वरण, त्वरण भी इसी दिशा में, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में ना त्वरण होगा। त्वरण भी इसी दिशा में और गुरुत्वीय त्वरण भी इसी दिशा में। तो भाई आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल इक्वल टू, सबसे पहले हम परिणामी त्वरण निकाल लेते हैं। रुको, परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण क्या हो जाएगा? मतलब हम लिखेंगे G प्लस ए, G प्लस ए, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। G प्लस ए मतलब कि G प्लस ये कितना निकला? ये निकला इतना, क्या है? QE बटा m, QE बटा m। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल, आवर्तकाल T बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई इंटू अंडर रूट यल। यल तो नहीं ना बदलेगा, 2 पाई भी नहीं बदलेगा, यल तो यल ही रह जाएगा। लेकिन ये परिणामी त्वरण, त्वरण कितना हो गया? त्वरण इतना हो गया G इंटू, यहां पर हो जाएगा सॉरी G प्लस QE बटा m। अच्छा बच्चों, तो पहले वाला त्वरण पहले कितना था? पहले यहां पर G, सिर्फ G था, है ना। लेकिन अभी, अभी यहां देख रहे हो कि बढ़ गया है, G का मान बढ़ गया है। जब G का मान बढ़ जाएगा तो बोलो आवर्तकाल का मान घटेगा कि बढ़ेगा? आवर्तकाल का मान घट जाएगा, क्योंकि यहां देख रहे हो डिनोमिनेटर है, ये हर है, हर। G का मान बढ़ गया, मतलब लिखेंगे G का मान, G का मान बढ़ गया, बढ़ गया मतलब ज्यादा हो गया, बढ़ गया। चलिए, तो भाई आवर्तकाल T का मान, T घट जाएगा, T घटेगा। T क्या है? आवर्तकाल, T घटेगा। क्लियर? अब जब T, आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब है कि एक दोलन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जब आवर्तकाल घट गया मतलब समय घट गया, एक दोलन करने में लगा समय घट गया, तो बोलिए गति क्या होगा बच्चों? गति, गति बढ़ जाएगा। गति क्या होगा? तेज हो जाएगा, गति तेज हो जाएगा। पहले की तुलना में अब तेजी से ये गति करने लगेगा। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि जब कोई आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, और जो कि विद्युत क्षेत्र का भी दिशा उधर ही होता है, नीचे की ओर होता है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में होता है, तब क्या होता है? आवर्तकाल घट जाता है और गति क्या हो जाता है? कण का गति तेज हो जाता है। ओके, चलिए कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन। अब इस आवर्त का, इस सरल लोलक को मैंने ये आवेशित सरल लोलक है ना, जिसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान m है, और ये धनावेशित, धनावेशित, धनावेशित कण है, ये है। गुरुत्वीय त्वरण इसमें किधर लग रहा है भाई? G नीचे की ओर लग रहा है, तो बल इस पर किधर लगेगा? नीचे की ओर। लेकिन इसमें एक कंडीशन चेंज है कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ऊपर की ओर है। विद्युत क्षेत्र किधर है? ऊपर की ओर है ना। विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है। तो इस कंडीशन में बताइए
कि ये बल किधर लगेगा, धनावेशित है तो बल तो उधर ही लगेगा ना, गुरुत्वीय त्वरण इधर लग रहा है, लेकिन बल किधर लगेगा, बल भी तो इसी दिशा में न लगेगा भाई, क्योंकि बल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही बल भी लगेगा, बल भी इसी दिशा में लगेगा। अब बल बराबर क्या होता है, QE होता है, तो बल भी कितना लगेगा, F बराबर कितना लगेगा, QE लगेगा। ओके, और हमारा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू एम ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F बटा एम, मतलब कि QE बटा क्या, एम, ए बराबर QE बटा एम। परिणामी त्वरण कितना हो जाएगा, परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण बराबर हो जाएगा, अब देखो जी लग रहा है नीचे, और जी और ये किधर लग रहा है, ये भी तो ऊपर दिशा में लग रहा है, कि जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में ना त्वरण लगेगा, स्मॉल ए लगेगा, है ना, ये वाला त्वरण तो ऊपर की ओर है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर है, तो परिणामी त्वरण कितना होगा, जी माइनस ए, मतलब कि जी माइनस QE बटा एम। तो भाई आवर्त काल कितना हो जाएगा, आवर्त काल टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, लेकिन यहां माइनस हो गया, जी में क्या माइनस हो गया, QE बटा एम, तो ये हो गया। अभी देखो तो क्या देख रहे हो कि जी का मान घट गया, जी का मान, जी का मान घट गया, है ना, जी का मान घट गया। अब जब जी का मान घट गया तो क्या बोलिए, आवर्तकाल क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। जब आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन करने में लगा समय, जब एक दोलन करने में लगा समय बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा भाई, गति क्या हो जाएगा, गति जो है वो धीमी हो जाएगा, गति क्या हो जाएगा, धीमी। तो इसको नोट कर ले बच्चों। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देखा, पूनम कुमारी अभी तक जो है साइन अप ही कर रही है बार बार, वो रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रही है। ओके, तो गति क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगा, ठीक है, इसे नोट कर लें। और बोलिए पीछे भी नोट करना है क्या, स्क्रीनशॉट ले लें। और आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। ओके, बाय।